गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट वाज द स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। कि हमारा जो उत्पादन है, खाने का जो उत्पादन है, उसके लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या नई तकनीकों का यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे कि क्या क्या नई एडवांसमेंट हम अपना रहे हैं ताकि हमारी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो हमारा जो फूड का सोर्स है बच्चे, वो क्या है? दोनों है। हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। मतलब हमारा सोर्स ऑफ फूड है बोथ फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो इस चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है बच्चे लगातार बढ़ती चली जा रही है ना। तो अब लार्ज फीड जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको फीड कराने के लिए हमारे पास फूड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो हम कौन कौन से मेथड्स अपना सकते हैं जिससे हमारी क्या है, एनिमल की प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और प्लांट की भी प्रोडक्शन। एनिमल प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम एनिमल से जो जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे हम पोल्ट्री से एग ले रहे हैं, काऊ बफेलो से मिल्क ले रहे हैं, तो ये जितने भी हमारे जो सोर्सेज हैं इनका इंक्रीज हमने करना है। तो जो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन की, वो क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें आप एनिमल्स की रियरिंग और उनकी ब्रीडिंग करते हो। रियरिंग मतलब उनको देखभाल कर रहे हो, उसकी ब्रीडिंग मतलब उनका उत्पादन भी कर रहे हो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन्स की आप क्या है, लाइफ स्टॉक्स प्रोड्यूस कर रहे हो। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस हमारी जिसमें हम ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक करते हैं। लाइफ स्टॉक इज जनरली टर्म यूज फॉर द एनिमल्स दैट आर यूज्ड एज अ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए जो भी एनिमल्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम लाइफ स्टॉक, जैसे हमारी काउज, बफेलो, हमारी पोल्ट्रीज हो गई, पोल्ट्री जो चिकन्स हैं आपके, तो ये सारे एनिमल्स लाइफ स्टॉक में कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे आपके? सिर्फ काउ बफेलोज नहीं आएंगे। इट इज एक्सटेंडेड टू ए लार्ज एरिया दैट आर cow, buffalo, pig, horses, cattle, sheep, camel, goat। इन सबको हम क्या है अपने ह्यूमन यूज के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी तरीके से हमने इन एनिमल्स की जो प्रोडक्शन है बढ़ाना है, तो वो साइंस जिसमें हम इन एनिमल्स की रियरिंग कर रहे हैं और उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो साइंस क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा और हमारे जो फूड सोर्स है एनिमल का वो क्या है? फिशेस, है ना। हम फिशेस क्या है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, बहुत सारे जो कोस्टल कंट्रीज हैं या कोस्टल स्टेट्स होती हैं आपकी, समुन्दर के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो दे आर डिपेंडेंट ऑन द फिशेस। एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सोर्स ऑफ देयर फूड। तो एक्वेटिक एनिमल में सिर्फ फिशेस की बात नहीं करते हम, बहुत और एनिमल्स भी अलग अलग देशों में खाए जाते हैं, जैसे मोलस्कन्स हो गए, क्रैब हो गए, प्रॉन्स हो गए। दीज आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड, मेनली प्रोटीन सोर्स के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, क्या किस लिए और कौन से एनिमल्स को हम रियर करते हैं? हम बीज को, मधुमक्खियों को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन सिल्क, है ना। तो ये सारे एनिमल्स भी, या हम कहीं गोट, शिप, इनकी भी रियरिंग कर रहे हैं। जैसे हम जो शिप की रियरिंग कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी वुलन मटेरियल्स के लिए हम क्या है, इन सब की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारा जो एनिमल फूड सोर्स है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना कैसे? बाय टेकिंग केयर ऑफ लाइफ स्टॉक एंड देयर ब्रीडिंग इज इंक्लूडेड इन द एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं अपने लिए वो क्या क्या है? मिल्क है, एग्स हैं, मीट, वूल, सिल्क एंड दी हनी। ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट रिलेटेड ओनली टू दी कैटल्स, या हम कहें काउ बफेलो तक सीमित नहीं है। जितने भी एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग आर raised and breed under the animal husbandry for the human use।
अब नेक्स्ट जो हम जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में 70% जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में क्या आ जाएंगे, जितने भी आपके एनिमल्स, काउ, पिग्स, हॉर्सेस, शीप, कैमल्स, गोट, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सारा क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक। तो 70% ऑफ लाइव स्टॉक इज प्रेजेंट इन इंडिया एंड चाइना। पूरे वर्ल्ड का 70% जो एनिमल्स हैं वो कहाँ हैं, इंडिया और चाइना में हैं। लेकिन हम सिर्फ जो फूड प्रोडक्शन की बात करें, वो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये दोनों कंट्रीज, 25%। तो प्रोडक्टिविटी क्या कह सकते हैं हम, बहुत क्या है, लो है। तो अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, इवन नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, या हम कहें हमारे कैटल से जो मिल्क मिल रहा है, या एग से पोल्ट्री से जो एग मिल रहे हैं, वो क्या है, बहुत कम मात्रा में है एज कंपेयर टू देयर नंबर। तो प्रोडक्टिविटी क्या है हमारी, बहुत लो है। तो अब हमें ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे मेथड को अपनाना है जिससे हमारी क्या है, प्रोडक्शन किसी भी तरीके से इंप्रूव हो जाए। तो कन्वेंशनल मेथड जो हम सिंपली यूज करते थे कि भी एक एनिमल है, उसकी ब्रीडिंग कराई, फिर नेक्स्ट के लिए वेट करा, तो इनसे हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है। तो हमें नई टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी भी बढ़ जाए। क्वालिटी मतलब हम ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ हमारी प्रोडक्शन बढ़े, कि एक काऊ है आज 10 किलो दूध दे रही है और हम उसको क्या करें 20 किलो देने लग जाए, लेकिन वो जो मिल्क दे रही है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतना ही होना चाहिए। तो हमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना है प्रोडक्टिविटी के साथ साथ। सिर्फ हम क्वांटिटी या प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते, हमें क्वालिटी का भी उतना ही ध्यान रखना है, तभी हमारी फूड सोर्स पूरा हो सकता है। ठीक है, तो हम यूजुअली 2 एनिमल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड द फार्म एनिमल्स। तो हम डेयरी फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और पोल्ट्री फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम फार्म्स में रखते हैं एनिमल्स को, तो हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं कि हमारी क्या है, ये जो डेयरी प्रोडक्शन है, डेयरी में क्या क्या आ जाएंगे, हमारे काउज और बफेलोज आ जाएंगे, जो दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, गोट हैं, इन सबको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर यूज करते हैं। तो आपने अपने आसपास डेयरी भी देखी होगी, तो वहां पर बहुत एनिमल्स, बहुत तरह की काउज, बहुत तरह की बफेलोज को रखा जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। तो किसी भी डेयरी फार्म मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसका एक ही मकसद होगा कि हमें यील्ड बढ़ाना है, हमने उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन के साथ साथ हमने क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। हम सिर्फ यील्ड, नंबर, क्वांटिटी को बढ़ाने की तरफ नहीं, हमें क्वालिटी को भी उतना ही मेंटेन करना है। तो वन मोटिव हो गया हमारा फार्म मैनेजमेंट का, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय अटेनिंग अ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी को भी आपने उतना ही मेंटेन करना है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें बेस्ट टाइप ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स को चूज करना पड़ेगा। मतलब कि जिन 2 एनिमल्स में हम फ्यूजन कराएंगे, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन क्या होएगी, जब व्हेन काओ और ए बफेलो गिव बर्थ टू अ काफ, वो बच्चे काफ को जन्म देगी। तो जब वो बफेलो जन्म देती है तभी क्या है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी क्वालिटी भी बढ़ जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी डेयरी फार्म में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कि हमें एक बेटर, या हम कहें गुड ब्रीड, मतलब गुड मेल और फीमेल छांटना पड़ेगा ताकि हमारी प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कि हमने ऐसे एनिमल को सिलेक्ट करना है दैट हैव ऑलरेडी गुड इन प्रोडक्शन। जैसे मैं कहूं मेरे पास 2 बफेलोज हैं, उनमें से एक बफेलो 5 किलो दूध दे रही है, तो दूसरी क्या है 10 किलो। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं 10 किलो दूध देने वाली काऊ को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो दूसरी चीज हमने, एक तो ये क्या हुआ कि हमें गुड ब्रीड में सबसे पहली चीज क्या होगी
कि प्रोडक्शन यील्ड उसका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन हमने ध्यान रखनी है कि हमारे बीमारियों से बचा होना चाहिए वो एनिमल, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी उसके अंदर क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक 5 किलो दूध देती है गाय और दूसरी क्या है 10 किलो दूध दे रही है, लेकिन वो 10 किलो दूध देने वाली गाय क्या है बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, उसको टाइम टू टाइम इंजेक्शंस लगते हैं, तो इस तरह का जो मिल्क होगा दैट इज नॉट गुड इन क्वालिटी। तो उससे बेटर तो हम क्या है 5 किलो देने वाली काऊ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस पावर क्या है, ज्यादा है। तो इन दो कैरेक्टर्स को हमने अपने साथ लेकर चलना है जब हमने ब्रीडिंग का मेथड यूज करना है, कि एक तो प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा क्या है हमारी जो काऊ या बफेलो ले रहे हो आप दैट शुड बी रेजिस्टेंस टू दी डिजीज, उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये दो कैरेक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शन एंड दी क्वालिटी ऑफ दी डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट क्या है, हमारा मिल्क है, लेकिन हम जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज करते हैं काऊ बफेलो को। हमारे पास वहां पर दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं मिल्च्ड एनिमल, मिल्च्ड, और दूसरे होते हैं ड्रॉट एनिमल्स। मिल्च्ड एनिमल्स कौन होते हैं, जो दूध देते हैं। तो मतलब हमारी जो काऊ बफेलोज हैं वो क्या है, मिल्च्ड एनिमल्स हैं। जबकि ड्रॉट एनिमल्स में क्या आ जाएगा, आपके जितने भी बुल्स हैं, जैसे जो खेतों में आप काम करवाने के लिए ले जाते हो, मतलब लेबरर की तरह जो काम कर सकता है, जो बोझा ढो सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट एनिमल्स। जैसे आपके जो बुल्स हैं दैट डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क, मिल्क तो कौन है, फीमेल्स ही प्रोड्यूस करेंगी, काऊ बफेलोज प्रोड्यूस करेंगे, जबकि उनके जो मेल्स हैं दैट आर यूज फॉर द फिजिकल वर्क, जैसे हमें खेतों में काम कराना है। तो हमारे डेयरी फार्म में हम दो तरह के एनिमल्स की प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन से सीमित नहीं है, हमें अपने खेतों में भी काम करवाना है या कोई और ट्रांसपोर्ट की बात करनी है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एनिमल होना चाहिए। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। तो ये तो हुआ कि हमारे किस तरह का हम अपनी ब्रीड को सिलेक्ट करें। तो ब्रीड को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो दो कैरेक्टर्स का आपने ध्यान रखा कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, और दूसरा क्या है जिसके में डिजीज रेजिस्टेंस पावर क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और हम फार्म में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि हम किस तरह के एरिया में उसको रख रहे हैं, उसको जो एनिमल्स हम वहां पर अपने फार्म में रख रहे हैं कि उनकी हाउसिंग कैसी है, आप उनको प्रॉपर स्पेस दे रहे हो। ये नहीं है कि आपका जो एरिया है वो छोटा है और वहां पर आपने 10 बफेलोज को बांध रखा है, तो उससे क्या है, स्ट्रगल रहेगा, दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो हमारा दूसरा जो कंडीशन है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि आपकी हाउसिंग कैसी है, एनिमल्स को जो आप प्रोवाइड करा रहे हो रह कैसे रहे हैं, शेल्टर है ना, कि आपका जो एरिया है जहां पर आप एनिमल्स को बांध रहे हो वो ठीक से हैं कि नहीं। दूसरा क्या होगा, फीडिंग, कि आप जो खाना प्रोवाइड कर रहे हो उसमें हर तरह का न्यूट्रिशन है कि नहीं। दैट फूड शुड बी रिच इन रफेज, मतलब जो फाइबर कंटेंट है आप फूड में वो प्रोवाइड करा रहे हो कि नहीं, आप प्रोटीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो कि नहीं। तब ये दोनों चीजें होंगी तभी क्या है, मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है। तो हमारी दूसरी क्या है, क्वालिटी ऑफ फूडर क्या हो गया, जो आप चारा डाल रहे हो एनिमल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, फूडर। तो दैट शुड बी रिच इन रफेज एंड कंसंट्रेशन मतलब जो प्रोटीन कंटेंट में क्या होगा, रिच होगा, तभी आपकी प्रोडक्शन क्या है, बढ़ सकती है। तीसरी बात तो क्या हम ध्यान रखेंगे, पहले तो क्या हो गई आपकी शेल्टर, फीडिंग। तीसरी क्या है, क्लीनिंग,
कि आप अपने एनिमल्स की साफ सफाई रख रहे हो कि नहीं, उनके आसपास का एरिया क्लीन है कि नहीं, ताकि उनको डिजीज से बचाया जा सके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके या वायरल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो क्लीनिनेस के साथ साथ हमें क्या है, हाइजीनिक कंडीशंस का भी ध्यान रखना है ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। और चौथी क्या है कि आपको उनका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए वेंटर से, जो क्या है, जो जानवरों के डॉक्टर हैं, ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप ये सारी कंडीशंस किसी भी डेयरी फार्म में प्रोवाइड कराओगे, तभी वो डेयरी फार्म क्या है, गुड क्वालिटी और इंक्रीज प्रोडक्शन वाला मिल्क हमें प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम फार्म मैनेजमेंट की बात करेंगे, दैट वाज द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्रीज में आप सिर्फ चिकन्स को या हम कहें की बात नहीं करते, क्योंकि यूजुअली हम क्या कहते हैं कि मुर्गी अंडे देती है या मीट हम उससे ले रहे हैं, तो मीट के लिए हम पोल्ट्रीज की रियरिंग करते हैं या एग के लिए करते हैं। लेकिन सिर्फ चिकन्स आर नॉट यूज्ड फॉर द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इसके अलावा और बर्ड्स भी यूज की जाती हैं, जैसे डक्स हो गए, टर्की हो गई, गीज हो गई, which also produce egg and meat। तो हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम सिर्फ चिकन्स की बात नहीं करते, और बर्ड्स भी हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशंस रहेंगी कि किसी भी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेटर ब्रीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो डिजीज फ्री होगी, और जिसमें क्या है, जैसे हम मीट प्रोडक्शन के लिए अपनी पोल्ट्री चलाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। या दूसरा, हम पोल्ट्री किस लिए, हम अंडे प्रोडक्शन के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए चाहते हैं, तो उनको हम क्या बॉयलर्स बोलते हैं। तो हमें सुटेबल ब्रीड देखना पड़ेगा कि फैट कंटेंट वाली ब्रीड हम लें या अंडे देने, एग देने वाली। तो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, मतलब आगे हम किस तरह की सप्लाई देना चाह रहे हैं, हम एग की सप्लाई देना चाह रहे हैं या मीट की देना चाह रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमारी ब्रीडिंग हैबिट चेंज हो जाएगी। वही फिर उसके अलावा कि हमें फार्म कंडीशंस प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर फीड देना पड़ेगा, हाइजीनिक कंडीशंस, प्रॉपर उनका हेल्थ केयर देना पड़ेगा, तभी आप पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात कर सकते हो। अगर आप इन चीजों को बात नहीं ध्यान दोगे कि हमें डिजीज फ्री अपनी बर्ड्स, तो क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा टीवी न्यूज में बर्ड फ्लू वायरस, बर्ड फ्लू पोल्ट्री से फैल गया था, एक वायरस जो पोल्ट्रीज के थ्रू ट्रांसमिट हुआ था, जिसकी वजह से क्या है, एक पैनिक क्रिएट हो गया था कि दे आर द कैरियर्स ऑफ दैट वायरस। ठीक है, तो ये दो तरह की मैनेजमेंट की हमने बात करी कि हम क्या कंडीशन थी, सबसे पहले कि हम बेटर ब्रीड यूज करें। बेटर ब्रीड में एनिमल टू एनिमल वेरी हो जाएगी वो बात। जैसे हम बात करें कि काओ के केस में अगर हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हमें एक ऐसी काओ की ब्रीड सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो क्या है, ज्यादा दूध देती हो। दूसरा कैरेक्टर क्या है, दैट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये दो कैरेक्टर्स लेकर जब हम कोई भी अपनी मैनेजमेंट करते हैं, नेचुरली हमारा क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे ही पोल्ट्री जब आप कर रहे हो तो वहां पर भी चेंज हो जाएगा कि आप एग के लिए कर रहे हो या मीट के लिए कर रहे हो। तो जो आपकी कंडीशंस हैं कि कैसी ब्रीड को हम सिलेक्ट करें, दैट चेंजेस विद द एनिमल, कि किस तरह के एनिमल को आप ग्रो कर रहे हो, उसके हिसाब से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन उठता है बच्चे, ब्रीड क्या होती है? जैसे मैं बार बार वर्ड बोल रही हूं, ब्रीड। ब्रीड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डेसेंट, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पूर्वज क्या हो, एक ही हो, और वो देखने में, जर्नल अपीयरेंस में, फीचर में, साइज में, कॉन्फ़िगरेशन में, सब फीचर्स में वो एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को आप क्या बोलोगे? ब्रीड बोलोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम डिसेंडेंट, मतलब उनके पूर्वज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं?
ब्रीड बोलते हैं। जैसे आपकी बुक में दिखा रखा है, 2 ब्रीड दिखा रखी हैं, कैटल की, काऊ की दिखा रखी है जिसे जर्सी बोलते हैं। ये एक चिकन की दिखा रखी है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न किसकी ब्रीड है? आपकी चिकन की है। तो ब्रीड क्या हुआ? वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके पूर्वज क्या हैं? एक जैसे हैं, और जो एक हैं और देखने में क्या है? एक जैसे दिखाई देते हैं, वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ब्रीड कहलाते हैं। नस्ल आपने जर्नल वर्ल्ड में सुना होगा, ये इस नस्ल की काऊ है, ये इस नस्ल की काऊ है। जैसे आपके शाहीवाल है, या आप कहें जर्सी है। तो बहुत तरह की हमारे पास इंडिया में ब्रीड्स हैं काउज और बफेलो की। तो अब नेक्स्ट जो चीज हम करेंगे, एनिमल ब्रीडिंग। अभी तो हमने देखा कि क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखें कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन अब हम कर रहे थे क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है हमारी, दैट वाज द एनिमल ब्रीडिंग, कि हमें एनिमल की ब्रीडिंग मतलब उनकी जो फर्टिलाइजेशन है हम अपने हिसाब से करें, ताकि हमारा क्या मकसद पूरा हो जाए? यील्ड बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, और मेरे पास जितने भी एनिमल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर डिजीज फ्री हो जाए। तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है? एक एनिमल हस्बेंड्री का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री क्या है? वो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद ब्रीडिंग। हमने पहला ही वर्ड क्या पढ़ा था? ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो रियरिंग का तो मेथड हमने देखा कि हमने फार्म्स में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमें कैसी कंडीशंस वहां पर प्रोवाइड करनी है। तो अब हम क्या है, साइंटिफिक मेथड पढ़ते हैं कि कैसे हम ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे हमारा क्या मकसद पूरा हो जाए? यील्ड बढ़ जाए, और दूसरा क्या है मेरा, जितनी भी न्यू जनरेशन्स मिल रही हैं दैट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज रेजिस्टेंस, है ना। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए हमारा, मैं कहूं जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, मीट प्रोडक्शन, एग, वूल, या हम कहें मेरे पास बहुत सुपीरियर क्वालिटी, क्योंकि क्वांटिटी की नहीं बात कर रहे हम, साथ साथ क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सुपीरियर क्वालिटी का मिल्क आना चाहिए, मीट आना चाहिए, तभी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है पूरी हो सकती है। तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है? वो साइंटिफिक एस्पेक्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री का, जिसका एम क्या है? इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द एनिमल एंड इम्प्रूविंग दी डिजायरेबल क्वालिटीज। डिजायरेबल क्वालिटी क्या है? एनिमल टू एनिमल वो वेरी हो जाएगी। जैसे मैं कहूं काउज के केस में मिल्क की प्रोडक्शन प्लस उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही एग की जो लेइंग है, मतलब मेरी पोल्ट्री क्या है, चिकन क्या है, 6 अंडे ना देकर 10 देने लगे, और वो 10 के 10 अंडे क्या है? रिच इन प्रोटीन होने चाहिए। तो डिजायरेबल क्वालिटी का मतलब यही है कि मेरे जो चाहने वाले कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर एनिमल में आ जाने चाहिए। तो उस पर्टिकुलर एनिमल में लाने के टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं? एनिमल ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ब्रीडिंग, अगर आप एक ही नस्ल के अंदर ब्रीडिंग करते रहते हो, मतलब नस्ल क्या थी, जिसके पूर्वज क्या थे, बिल्कुल सेम थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग बोलते हैं। जबकि जब हम 2 डिफरेंट ब्रीडिंग में क्रॉसिंग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आउट ब्रीडिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग।